the banking laws in India are set to undergo a significant change with the upcoming Banking Law Amendment Bill 2024. But what does it really mean for a bank, for a business, and for common man like you and me? In this video, we'll break down the main provisions of the bill, discuss how it could impact you, and explore the potential benefits and challenges. Hello everyone, welcome to All Aboard. Before starting the discussion, I would like to tell you about the RBI Grade B 2025 selection batch. So this is related to your phase 1 preparation. You'll be getting 100 plus live classes for all the phase 1 subjects, complete current affair coverage, downloadable notes and monthly magazines, mock test, sectional test as well, plus there will be 90 plus foundational lectures. So अगर आपकी quant reasoning weak है, so you can go through these foundational lectures और आप bridge कर सकते हैं अपनी weakness को अपनी strength के अंदर. So let's start the discussion now. The Banking Law Amendment Bill 2024 was introduced in the Lok Sabha on 9th of August 2024. इसका aim क्या था? To modernize and streamline the banking regulation. If we talk about what kind of acts यहाँ पे amendment affect लेके आएगा, तो Reserve Bank of India Act, Banking Regulation, State Bank of India Act and Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act, इन सभी एक्ट के अंदर इसका अमेंडमेंट आएगा. ये लोकसभा में पास हो गया था ऑन 3 दिसंबर 2024. ईयर एंड के दौरान एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट, लेजिस्लेटिव अचीवमेंट हम इसको बोल सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की अमेंडमेंट्स एंड प्रोविजन. सो द फर्स्ट चेंज इज फोर्टनाइट की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे चेंज है फॉर कैश रिजर्व्स. प्रीवियस डेफिनेशन क्या थी? फ्रॉम सैटरडे टू द सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे. सो सैटरडे से लेके, सैटरडे को आप काउंट करेंगे टिल सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे. सो आप अगर इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज आपके यहां पे हो जाएंगे. इफ यू टॉक अबाउट द न्यू डेफिनेशन देन इट्स फर्स्ट टू द 15th ऑफ ईच मंथ. सो पहले 1 तारीख से लेके 15 तक हर महीने का यहां पे फोर्टनाइट का डेफिनेशन कर दिया गया है, राइट. सेकंड 16th टू द सेकंड डे ऑफ द मंथ. तो यहां पे एक मेजर चेंज आ गया है फोर्टनाइट की डेफिनेशन के अंदर. इसका क्या इंपैक्ट होगा? सो दिस अलाइंस द कैश रिजर्व मेंटेनेंस शेड्यूल्स फॉर शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स विद द कैलेंडर डेट्स. सो ये एक बेटर अलाइनमेंट होगा कैश रिजर्व का, राइट. कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है शेड्यूल्ड बैंक्स को, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को. कैलेंडर डेट्स के हिसाब से ये शेड्यूल हो जाएगा. नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स. तो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर अर्लियर क्या होता था? मैक्सिमम 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक ही डायरेक्टर सर्व कर सकते थे. अभी उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक कर दिया है. ये अलाइन भी हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंग में, राइट. पहले 8 ईयर्स था, अभी उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 10 ईयर्स कर दिया है. नाउ दिस इज द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. ओके. नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फॉर कॉमन डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक. तो कॉमन डायरेक्टर्स पहले नहीं रख सकते थे. द डायरेक्टर ऑफ वन बैंक कुड नॉट सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ अनदर. अगर आप ऑलरेडी एक बैंक के डायरेक्टर हो तो आप किसी और बैंक के अंदर एज अ बोर्ड मेंबर नहीं जा सकते थे, राइट. अनलेस एंड अनटिल आपको आरबीआई अपॉइंट कर दे, तब तक आप नहीं जा सकते थे. सो द अमेंडमेंट इज नाउ दिस इज परमिटिंग यू एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. अगर आप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हो तो आपको परमिट है कि आप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ में क्या कर सकते हो? बोर्ड की पोजीशन होल्ड कर सकते हो. सो इफ यू आर अ डायरेक्टर इन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देन यू कैन सर्व एज अ बोर्ड मेंबर इन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एज वेल, राइट. तो ये सिर्फ एक लिमिटेड एस्पेक्ट तक ही आ रहा है, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव के बीच में ये परवेसिव नहीं है. इंक्रीज इन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड. पहले क्या होता था? प्रीवियस थ्रेशोल्ड दे रखी थी होल्डिंग शेयर्स वर्थ मोर देन 5 लाख और 10% ऑफ द कंपनीज पेड अप कैपिटल. सो जो कंपनी का पेड अप कैपिटल होता था उसके अंदर आप मैक्सिमम 10% और 5 लाख इतना ही इन्वेस्ट कर सकते थे, राइट. विच एवर इज लोअर, यहां पे आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते थे. नाउ द न्यू थ्रेशोल्ड हैज बीन इंक्रीज टू 2 करोड़ रुपी एडजस्टेड बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. तो अब 2 करोड़ रुपए तक की नई थ्रेशोल्ड यहां पे आ चुकी है. नॉमिनेशन रूल्स फॉर डिपॉजिटर्स एंड लॉकर्स. ये एक बहुत ही बढ़िया चेंज आया है. प्रीवियस रूल क्या होता था? ओनली 1 नॉमिनी. आपने भी अकाउंट खुलवाया होगा तो सिर्फ एक ही नॉमिनी का क्राइटेरिया होता था. भले ही वो डिपॉजिट हो, भले ही वो लॉकर्स हो, एक नॉमिनी आप ऐड कर सकते थे
अब डिपॉजिट्स के केस में यू आर अलाउड टू अपॉइंट 4 नॉमिनीज ईदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली, राइट। तो 4 नॉमिनी अब आप डाल सकते हो, पहले आप एक ही डाल सकते थे। इफ यू टॉक अबाउट द लॉकर्स एंड आर्टिकल्स देन अनेबल सक्सेसिव नॉमिनेशन विद प्रायोरिटी डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ नॉमिनेशन। यहां पे आप मल्टीपल नॉमिनेशंस डाल सकते हो और उनकी प्रायोरिटी डिटरमाइन होगी उनके ऑर्डर से कि आपने फर्स्ट में किसको नॉमिनी डाला, सेकंड में किसको नॉमिनी डाला, इस तरह से। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट्स। द करंट रूल इज अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगर कोई ऐसा डिविडेंड जो आपने क्लेम नहीं किया आर ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड आफ्टर 7 years, 7 साल तक कोई डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ, उसको IEPF अकाउंट में डाल दो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में डाल दो। अमेंडमेंट क्या आया है, ये इसने डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपांड कर दिया है, सिर्फ अनक्लेम्ड डिविडेंड तक ही ये सीमित नहीं रखा गया है, इसको एक्सपांड किया गया है। इसके अंदर शेयर्स भी आ जाएंगे विद अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगर कोई ऐसे शेयर्स हैं जिन पे अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो शेयर्स को भी ट्रांसफर किया जाएगा। अनपेड इंटरेस्ट ऑन रिडेम्पशन अमाउंट ऑन बॉन्ड्स, कोई अनपेड इंटरेस्ट है या फिर कोई रिडेम्पशन अमाउंट है बॉन्ड पे जो कि 7 साल तक पे नहीं हुआ है, उसको भी इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा एंड अलाउस रिट्रीवल ऑफ अनक्लेम्ड शेयर्स और फंड्स फ्रॉम द IEPF। अगर आपको बाद में लगता है कि आपका कुछ फंड IEPF में चला गया है, आपको बाद में पता चलता है, यू कैन रिट्राइव इट, राइट, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस डिफाइंड है। नेक्स्ट इज ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। प्रीवियसली क्या होता था, RBI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स दी ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। तो RBI सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके ऑडिटर का फीस यानी कि रेम्यूनरेशन प्रिस्क्राइब करते थे। नाउ बैंक कैन इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन द ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। बैंक के हाथ में खुद के पावर आ चुकी है कि आप अपने ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिटरमाइन कर सकते हो। इफ यू टॉक अबाउट द की टेक अवे एंड बेनिफिट्स, सो एनहांस्ड गवर्नेंस, दिस इंप्रूव्स द ऑडिट क्वालिटी इन द पब्लिक सेक्टर बैंक, स्ट्रेंथनिंग द ओवरऑल गवर्नेंस, इंक्रीज द डायरेक्टर टेन्योर्स फॉर कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में हमने देखा कि डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, अलाइनिंग इट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज वेल। कंज्यूमर कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो दिस सिंप्लीफाइज द इनहेरिटेंस अलाउइंग मल्टीपल नॉमिनी। अभी हम सिर्फ एक ही नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, राइट, पहले की बात कर रहा हूं। अब जो अपडेट हो चुका है, इन दैट अपडेट वी कैन ऐड अप टू 4 nominees, राइट, फॉर डिपॉजिट्स एंड लॉकर। दिस रिड्यूस द इंस्टेंस ऑफ अनक्लेम्ड फंड्स and facilitates easier retrieval. If we talk about the operational efficiency, then revised reporting dates improve the regulatory compliance efficiency, aligning it with modern framework. Greater autonomy for bank to, because अभी क्या हो सकता है, बैंक खुद के ऑडिटर की फीस खुद डिटरमाइन कर सकता है। There is no RBI and central government intervention required as of now. Alignment with modern needs. So यहाँ पे थ्रेशहोल्ड का जो लिमिट था सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का, वो रेस करके 2 crore तक कर दिया है, रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लेशन एंड मॉडर्न इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि 5 लाख और 10% की लिमिट बहुत कम होती है, राइट। एनकरेजेस पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, सिंप्लीफाइड प्रोसेस, कंसोलिडेट्स एंड सिंप्लीफाइज द अनक्लेम्ड फंड मैनेजमेंट थ्रू एक्सपैंडेड IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड प्रोविजन। तो उसको एक्सपैंड करके शेयर्स पे भी लेके आए हैं, राइट, अनक्लेम्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स पे भी लेके आए हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।